अगर कोई सोचे कि जानबूझकर अपनी ही कंपनी के लाइव सर्वर्स में कोई वायरस या ऐसी स्क्रिप्ट छोड़ दी जाए जो चलते हुए सिस्टम को क्रैश कर दे, सुनने में तो ये किसी भयानक सपने जैसा लगता है ना? मतलब एक बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये रातों रात करोड़ों डॉलर का नुकसान कराने और तुरंत नौकरी से निकाले जाने का सबसे तेज तरीका है। बिल्कुल, कोई भी सामान्य कंपनी से पागलपन ही कहेगी। लेकिन नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी के लिए ये कोई पागलपन नहीं था, बल्कि उनके लगभग 100% अपटाइम और सिस्टम की मजबूती का सबसे बड़ा सीक्रेट था। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी जादू का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमारे पास एटलासियन, डेवऑप्स स्कूल और मैनेज इंजन के तकनीकी दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा स्टैक है। साथ ही कई केस स्टडीज और रिसर्च पेपर्स भी हैं। मतलब जानकारी का पूरा एक खजाना है हमारे पास आज। एकदम। और हमारा मिशन है उस पूरी व्यवस्था को डिकोड करना जिसने सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री की दुनिया को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं डेवऑप्स की। डेवऑप्स, एक ऐसा शब्द जिसने काम करने का तरीका ही बदल दिया। बिल्कुल। इसके शुरुआती इतिहास से लेकर 2025 और उसके आगे के भविष्य तक हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज परत दर परत खोलने वाले हैं, ताकि जो श्रोता या नए छात्र इसके बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें भी ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। और ये विषय इसलिए भी इतना दिलचस्प है क्योंकि डेवऑप्स कोई सॉफ्टवेयर या टूल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाजार गया, ऐसे खरीदा और अपने सर्वर्स पर इंस्टॉल कर लिया। हाँ, ये कोई सीडी या डाउनलोड करने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये काम करने के तरीके, कॉर्पोरेट सोच और इंसानी सहयोग का एक पूरा इकोसिस्टम है। इस बदलाव की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले उस डार्क एजेस या अंधकार युग में जाना होगा जो डेवऑप्स से पहले अस्तित्व में था। मैं पढ़ रही थी उस समय के बारे में। तब पारंपरिक वाटरफॉल मॉडल का दबदबा हुआ करता था। हाँ, वाटरफॉल मॉडल, एक के बाद एक कदम। अगर हम इसे रोजमर्रा के एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में कुछ शेफ हैं जिन्हें हम यहाँ डेवलपर्स या डेव टीम कहेंगे। ठीक है, डेव टीम रसोई में है। हाँ, और वे कई महीनों तक रसोई में छिपकर एक बेहतरीन डिश तैयार करते हैं। लेकिन जब डिश तैयार हो जाती है तो वे उसे सलीके से वेटर्स यानी ऑपरेशंस या ऑप्स टीम को सौंपने के बजाय, और बिना ये बताए कि इसे किस तापमान पर परोसना है, बिल्कुल, वे बस उस डिश को रसोई की खिड़की से बाहर डाइनिंग एरिया में फेंक देते हैं। नतीजा ये होता है कि खाना या तो जमीन पर गिरकर बर्बाद हो जाता है या ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और इस स्थिति को तकनीकी दुनिया में वॉल ऑफ कंफ्यूजन या भ्रम की दीवार कहा जाता था। भ्रम की दीवार मतलब दोनों टीमों को पता ही नहीं है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। एकदम सही। डेवलपर्स का काम था नया कोड लिखना और नए फीचर्स बनाना। उनका लक्ष्य था तेजी से बदलाव करना। दूसरी तरफ ऑपरेशंस टीम का काम था सर्वर्स को चालू रखना और सिस्टम को स्टेबल बनाए रखना। तो उनके लक्ष्य तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो गए ना? बिल्कुल। ऑपरेशंस टीम का लक्ष्य था बदलाव को रोकना, क्योंकि हर नया बदलाव सिस्टम को क्रैश कर सकता था। डेवलपर्स कोड लिखकर इस दीवार के पार फेंक देते थे और कहते थे कि हाँ, हमारे कंप्यूटर पर तो ये काम कर रहा था, अब ये ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है। ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति रही होगी। और जब प्रोडक्शन सर्वर क्रैश होता था तो कंपनी का लाखों का नुकसान होता था। और दोनों टीमें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती थी। गलती मानने को कोई तैयार नहीं होता था। और इसी रोजमर्रा के घर्षण ने एक वैश्विक आंदोलन को जन्म दिया। हमारे नोट्स के अनुसार साल 2009 में ये सब बदलना शुरू हुआ। पैट्रिक डुबोइस की कहानी। जिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इस डेवऑप्स के बीच की लड़ाई से पूरी तरह तंग आ चुके थे। वे टोरंटो में एक अजाइल कॉन्फ्रेंस में गए और वहां उन्हें लगा कि ऑपरेशंस के लोग इस तेज तर्रार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत पीछे छूट रहे हैं। और फिर उन्होंने खुद ही कुछ करने की ठानी। बिल्कुल। उन्होंने बेल्जियम के गेंट शहर में डेवऑप्स डेज नाम से एक छोटा सा इवेंट आयोजित किया और वहीं से इस शब्द डेवऑप्स का जन्म हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। पैट्रिक का उद्देश्य कोई नई कोडिंग भाषा बनाना नहीं था, बल्कि इंसानी संवाद को ठीक करना था। इसीलिए जब हम डेवऑप्स के असली मतलब की बात करते हैं तो इसे आईटी कम्युनिटी में BVSSH के सिद्धांत से समझाया जाता है। BVSSH मतलब बेटर वैल्यू सूनर सेफर हैप्पियर। बिल्कुल। इसका अर्थ बहुत गहरा है। बेहतर मूल्य देना, वो भी जल्दी, सुरक्षा और स्थिरता के साथ, और इस पूरी प्रक्रिया में ग्राहकों के साथ साथ काम करने वाले कर्मचारियों की खुशी बनाए रखना। खुशी बनाए रखना बहुत जरूरी है।
और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनियों ने कैम्स फ्रेमवर्क को अपनाना शुरू किया। कैम्स यानी CALMS। हाँ, ये एक ऐसा पैमाना है जिससे कोई भी संगठन ये नाप सकता है कि वो डेवऑप्स में कितना सफल है। आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इसमें C का मतलब है कल्चर या संस्कृति, जो कि सबसे जरूरी है। बिल्कुल, ये टूल्स के बारे में नहीं है, ये डेव और ऑप्स के बीच की उस भ्रम की दीवार या साइलोस को तोड़ने के बारे में है। बिना एक अच्छी संस्कृति के कोई दुनिया के सबसे महंगे टूल्स भी लगा ले, सब फेल हो जाएगा। सही कहा। और जब संस्कृति सही हो जाती है तब आता है A यानी ऑटोमेशन या स्वचालन। इसका सीधा सा नियम है, अगर कोई काम एक इंसान को 3 बार से ज्यादा मैनुअल तरीके से करना पड़ रहा है तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिख दो। मतलब मशीनें वो काम करें जो दोहराव वाला है, ताकि इंसान अपनी ऊर्जा रचनात्मक समस्याओं को सुलझाने में लगा सकें। इसके बाद L है लीन कार्यप्रणाली के लिए। ये मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया से आई हुई सोच है। हाँ, मैंने लीन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है। इसका मतलब है पूरी प्रक्रिया में से बर्बादी या वेस्ट को हटाना। बिल्कुल, और सिर्फ उसी चीज पर फोकस करना जो अंतिम यूजर के लिए कोई वैल्यू जोड़ती हो। इसके बाद जो तत्व आता है वो कॉर्पोरेट दुनिया में सबसे मुश्किल माना जाता है, M यानी मेजरमेंट या मापन। क्योंकि लोग अक्सर बदलाव कर देते हैं लेकिन उसे नापते नहीं है। सही बात है। हमने कई बार देखा है कि टीमें बदलाव तो कर देती हैं, लेकिन उसका असर नापने का कोई तरीका उनके पास नहीं होता। डेवऑप्स कहता है कि हर चीज का डेटा इकट्ठा करो। आपका कोड कितनी जल्दी डिप्लॉय हुआ, सिस्टम कितनी बार क्रैश हुआ, यूजर को पेज लोड होने में कितने मिलीसेकंड लगे। जब तक आप मापेंगे नहीं, आप सुधार कैसे करेंगे? और अंत में S से है शेयरिंग। ये वही बात है जहां से हमने शुरुआत की थी, ज्ञान, अनुभव और यहाँ तक कि अपनी गलतियों को पूरी टीम के साथ बिना किसी डर के शेयर करना। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस कैल्म्स फ्रेमवर्क ने कंपनियों को एक दिशा दी। डेवऑप्स सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि इंसानी समस्याओं को सुलझाने का तरीका है। बिल्कुल, लेकिन सॉफ्टवेयर असल में बनता कैसे है और यूजर्स तक कैसे पहुंचता है, इसे समझने के लिए हमें डेवऑप्स लाइफ साइकिल के 7 महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना होगा। ये एक पाइपलाइन की तरह काम करता है, एक क्रोनोलॉजिकल क्रम में। सबसे पहला चरण है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट या निरंतर विकास, जहां काम की योजना बनती है और डेवलपर्स अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। हाँ, और इस चरण में गिट जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, जो कोड के हर एक बदलाव का रिकॉर्ड रखता है, बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह। और एक बार जब कई डेवलपर्स अपना अपना कोड लिख लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है उन्हें एक साथ जोड़ने की। यहीं पर दूसरा चरण आता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन या CI। पारंपरिक तरीके में डेवलपर्स हफ्तों तक अपना कोड अपने लैपटॉप पर रखते थे, और जब अंत में उसे मुख्य सर्वर पर मिलाते थे तो अनगिनत मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे, सब कुछ टूट जाता था। बिल्कुल। CI के साथ डेवलपर्स दिन में कई बार अपना कोड एक साझा रिपोजिटरी में पुश करते हैं। जेनकिंस जैसे टूल्स तुरंत उस कोड को बिल्ड करते हैं और चेक करते हैं कि कहीं नया कोड पुराने कोड को तोड़ तो नहीं रहा है। और अगर कोड सही से जुड़ गया तो तुरंत तीसरा चरण शुरू होता है, कंटिन्यूअस टेस्टिंग। डेवऑप्स से पहले कोड को मैनुअल क्वालिटी एश्योरेंस टीम के पास भेजा जाता था, जो एक एक बटन दबाकर चेक करती थी। इसमें हफ्तों लग जाते थे। अब ऑटोमेटेड टेस्ट स्क्रिप्ट्स कुछ ही मिनटों में हजारों टेस्ट रन कर देती हैं। अगर कोड में कोई बग है तो पाइपलाइन वहीं रुक जाती है और डेवलपर को तुरंत अलर्ट चला जाता है। इसके बाद आता है चौथा और शायद सबसे रोमांचक और डरावना चरण, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यूअस डिलीवरी। डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट में एक छोटा सा फर्क है। हाँ, डिलीवरी का मतलब है कि कोड प्रोडक्शन में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, बस एक इंसान को अप्रूव बटन दबाना है। लेकिन डिप्लॉयमेंट इसका अगला स्तर है। अगर कोड ने सभी ऑटोमेटेड टेस्ट पास कर लिए हैं तो वो बिना किसी मानवीय दखल के सीधे लाइव सर्वर पर यानी असली ग्राहकों के पास पहुंच जाता है। अमेजिंग। अमेज़न जैसी कंपनियां हर दिन हजारों बार कोड डिप्लॉय करती हैं। और सफर यहां खत्म नहीं होता। कोड लाइव होने के बाद 5वां चरण है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, जहां प्रोमीथियस और ग्राफाना जैसे शानदार टूल्स लाइव सर्वर के CPU, मेमोरी और यूजर ट्रैफिक पर 24 घंटे नजर रखते हैं। अगर कोई सर्वर ओवरलोड हो रहा है तो ग्राहक की शिकायत करने से पहले ही सिस्टम इंजीनियर्स को अलर्ट कर देता है। फिर छठा चरण है कंटिन्यूअस फीडबैक, जहां एप्लीकेशन के यूजर एक्सपीरियंस का डेटा इकट्ठा करके वापस डेवलपर्स के पास भेजा जाता है ताकि वे अगले वर्जन को और बेहतर बना सकें। और अंत में 7वां चरण है कंटिन्यूअस ऑपरेशंस। इसका पूरा फोकस सिस्टम की रिलायबिलिटी पर है।
क्लाउड के इस दौर में हार्डवेयर तो खराब होगा ही, लेकिन ये चरण सुनिश्चित करता है कि सिस्टम का आर्किटेक्चर इतना मजबूत हो कि एक सर्वर के बंद होने पर भी यूजर को कोई डाउन टाइम महसूस न हो। और ये 7 चरणों का लूप कभी नहीं रुकता, निरंतर चलता रहता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो पूरी थ्योरी और पाइपलाइन हमने समझी है, इसकी असली परिणाम तब देखने को मिलते हैं जब हम बड़ी कंपनियों के केस स्टडीज पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। हमारे पास 2002 का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। उस समय अमेज़न का सिस्टम बहुत धीमा, जटिल और मोनोलिथिक हो गया था। मोनोलिथिक मतलब सब कुछ एक ही जगह आपस में उलझा हुआ। हाँ, हर टीम एक दूसरे के डेटाबेस में बिना बताए बदलाव कर देती थी, जिससे पूरी वेबसाइट क्रैश हो जाती थी। तब जेफ बेजोस ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने कॉर्पोरेट इतिहास बदल दिया। लिखा था कि आज के बाद कंपनी की सभी टीमें एक दूसरे के साथ अपना डेटा सिर्फ और सिर्फ सर्विस इंटरफेस या एपीआई के जरिए ही शेयर करेंगी। कोई भी टीम सीधे दूसरे के डेटाबेस को नहीं छुएगी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अंत में लिखा था कि जो कोई भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये फरमान थोड़ा तानाशाही लग सकता है, लेकिन इसने अमेज़न के तकनीकी आर्किटेक्चर को पूरी तरह से डीकपल कर दिया, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। इसी कदम ने उन्हें 2 पिज्जा टीम्स बनाने पर मजबूर किया। यानी हर प्रोजेक्ट की टीम इतनी छोटी होनी चाहिए कि उन्हें खिलाने के लिए सिर्फ 2 पिज्जा काफी हों। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इससे टीमें आजाद और तेज हो गईं, क्योंकि इन्हें छोटे फैसलों के लिए 10 अलग-अलग मैनेजमेंट लेयर से अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी डेवऑप्स और सर्विस ओरिएंटेड सोच का अंतिम परिणाम था AWS, यानी अमेज़न वेब सर्विसेज का जन्म, जिसने पूरी दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग की नींव रखी। अमेज़न के इस बदलाव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मुझे वापस उस पॉइंट पर आना है जिससे हमने अपनी चर्चा की शुरुआत की थी, नेटफ्लिक्स और उनका जानबूझकर सर्विस को क्रैश करना। केओस मंकी वाला किस्सा। रुकिए, अगर हम इसे एक बिजनेस के नजरिए से देखें तो एक चलते हुए लाइव सर्वर को गिरा देना तो सरासर बेवकूफ़ी लगता है। कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी इजाजत कैसे दे सकता है? नेटफ्लिक्स ने इस भयानक रिस्क को कैसे सही ठहराया? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। जब नेटफ्लिक्स अपने खुद के डेटा सेंटर से AWS क्लाउड पर शिफ्ट हो रहा था, तो उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि क्लाउड में सर्वर्स कभी भी डाउन हो सकते हैं। ये आपके नियंत्रण में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने केओस इंजीनियरिंग का सिद्धांत अपनाया। उनका तर्क था कि अगर हम इंतजार करेंगे कि कब कोई सर्वर फेल हो और तब हम उसे ठीक करें, तो हम हमेशा पैनिक मोड में रहेंगे। तो उन्होंने खुद ही मुसीबत बुलानी शुरू कर दी। बिल्कुल। उन्होंने केओस मंकी नाम का टूल बनाया, जिसका काम ही वर्किंग आवर्स के दौरान रैंडमली प्रोडक्शन सर्वर्स को बंद कर देना था। इसका मतलब उन्होंने अपनी इंजीनियर्स को मजबूर कर दिया कि वे ऐसा कोड और आर्किटेक्चर डिजाइन करें जो सर्वर के फेल होने को एक सामान्य घटना माने, न कि कोई आपदा। एकदम सही। अगर केओस मंकी ने एक सर्वर को मार गिराया, तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली दूसरे चालू सर्वर पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, बिना यूजर की फिल्म रुके। और इसी एंटी फ्रेजाइल सोच ने नेटफ्लिक्स को वो अप टाइम दिया जिसकी दुनिया आज मिसाल देती है। बिल्कुल। और सिर्फ नेटफ्लिक्स या अमेज़न ही नहीं, एटसी जैसी ई-कॉमर्स कंपनी का उदाहरण भी हमारे नोट्स में है। एटसी के साथ क्या हुआ था? एक समय था जब एटसी की टीम हफ्तों में सिर्फ एक बार डिप्लॉयमेंट करती थी, और वो भी अक्सर साइट को क्रैश कर देता था। उन्होंने डेवऑप्स को अपनाया, और सबसे बड़ा बदलाव जो उन्होंने किया वो था ब्लेमलेस पोस्टमार्टम्स की संस्कृति। बिना दोष मढ़े गलतियों से सीखना। हाँ, यानी अगर साइट क्रैश होती है तो ये नहीं ढूंढा जाएगा कि किस इंसान ने गलती की, बल्कि ये पूछा जाएगा कि हमारे सिस्टम में ऐसी क्या कमी थी जिसने उस इंसान को वो गलती करने दी। वाह, ये तो पूरी कॉर्पोरेट संस्कृति को ही बदल देने वाली बात है। आज एटसी दिन में 50 से अधिक बार बिना किसी परेशानी के नया कोड लाइव कर देती है। और ये बात सिर्फ वेब एप्लीकेशंस तक सीमित नहीं है। हाँ, बैकड्रॉप में अगर हम देखें तो डेवऑप्स की पहुंच अब सचमुच अंतरिक्ष तक हो गई है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी मंगल ग्रह के रोवर्स के लिए डेवऑप्स इन स्पेस का उपयोग करती है। स्पेस में डेवऑप्स। सोचिए, एक रोवर जो धरती से लाखों मील दूर है, वहां अगर कोई बग आ जाए तो आप केबल लगाकर उसे ठीक नहीं कर सकते। नासा धरती पर कंटेनर्स और सिमुलेशंस में कोड टेस्ट करता है और फिर पूरी सुरक्षा के साथ अंतरिक्ष में बैठे रोवर को टेलीमेट्री और सॉफ्टवेयर अपडेट भेजता है। ये सभी केस स्टडीज बहुत प्रेरणादायक हैं। बाजार में तेजी से पहुंचना, सिस्टम की अद्भुत स्थिरता, मैनुअल गलतियों में कमी, ये सब इसके बहुत स्पष्ट फायदे हैं। लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह इसके भी अपने नुकसान और गंभीर चुनौतियां हैं। बिल्कुल।
सबसे बड़ी चुनौती तकनीक की नहीं बल्कि कल्चरल रेजिस्टेंस या सांस्कृतिक प्रतिरोध की है। जो कर्मचारी पिछले 20 सालों से एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, वे इस भारी बदलाव से डरते हैं और इसका विरोध करते हैं। और इसके साथ स्किल गैप का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। डेवऑप्स का टूल्सकेप इतना विशाल है, डेट, जेनकिंस, डॉकर, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, एंसिबल कि रोज नए टूल्स आ रहे हैं। अगर कोई कंपनी बिना सही ट्रेनिंग के अपने कर्मचारियों पर यह सब थोप देती है तो उनमें बर्नआउट और कॉग्निटिव ओवरलोड की स्थिति पैदा हो जाती है। दिमाग सुन्न हो जाता है इतनी नई चीजें देखकर। इसके अलावा जब दिन में 50 बार कोड डिप्लॉय हो रहा हो तो सुरक्षा और अनुपालन का ऑडिट करना बहुत ही जटिल हो जाता है। इन्हीं चुनौतियों और इतने सारे टूल्स की वजह से जब कोई नया छात्र या जूनियर इंजीनियर इस क्षेत्र में कदम रखना चाहता है तो वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। ये तो है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक फ्रेशर को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? बाजार में सबसे बड़ा चलन ये है कि लोग सीधे कुबरनेट्स या बड़े क्लाउड सर्टिफिकेशंस के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो सही रास्ता क्या है? हमारी रिसर्च बिल्कुल साफ कहती है कि शुरुआत हमेशा मजबूत बुनियादी ढांचे से होनी चाहिए, और उस ढांचे का नाम है लिनक्स की मूक रीढ़ है। जब ये बुनियादी ढांचा साफ हो जाए तब छात्र कंटेनराइजेशन की ओर बढ़ सकते हैं, यानी डॉकर सीखना, और उसके बाद ही कुबरनेट्स की बारी आती है। वैसे CNCF के 2024 के सर्वे के अनुसार 93% संगठन अपने प्रोडक्शन में कुबरनेटिस का उपयोग कर रहे हैं। तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन सही समय पर। करियर के लिहाज से देखें तो कोई भी व्यक्ति डेवऑप्स इंटर्न या जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पर शुरुआत कर सकता है, जहां उसका मुख्य काम CI/CD पाइपलाइंस को मैनेज करना होता है। और अनुभव के साथ वे साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर यानी SRE या प्लेटफॉर्म इंजीनियर की भूमिकाओं में जा सकते हैं। इन दोनों में एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसे अक्सर लोग मिला देते हैं। हाँ, SRE का मुख्य फोकस इस बात पर होता है कि जब सिस्टम टूटता है तो क्या होता है, यानी रिलायबिलिटी और इंसिडेंट मैनेजमेंट। जबकि एक प्लेटफॉर्म इंजीनियर का काम है एक ऐसा आंतरिक प्लेटफॉर्म या टूल सेट तैयार करना जिससे कंपनी के बाकी डेवलपर्स अपना कोड आसानी से डिप्लॉय कर सकें। और इन रोल्स में अपनी साख और रिज्यूमे को मजबूत करने के लिए सर्टिफिकेशंस भी बहुत काम आते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का AZ-400 यानी अज्योर डेवऑप्स सॉल्यूशंस या गूगल क्लाउड का प्रोफेशनल क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशंस इंडस्ट्री को ये भरोसा दिलाते हैं कि आपको सिर्फ टूल्स नहीं आते, बल्कि आप SRE के सिद्धांतों और डेवऑप्स की वास्तुकला को भी समझते हैं। हालांकि कोई भी सर्टिफिकेशन हैंड्स ऑन लैब्स और असली प्रोजेक्ट्स का विकल्प नहीं हो सकता। सही बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें और अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ें तो 2025 तथा उसके आगे के भविष्य में यह साफ है कि डेवऑप्स अब केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या IT विभाग तक सीमित नहीं रह गया है। हमने बिज डेवऑप्स का शानदार उदय देखा है। नेशन वाइड इंश्योरेंस और फिडेलिटी जैसी बड़ी वित्तीय कंपनियों ने डेवऑप्स को सीधे अपने बिजनेस मैट्रिक से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अब डिप्लॉयमेंट की सफलता सिर्फ इस बात से नहीं नापी जाती कि कोड लाइव हो गया, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि उस डिप्लॉयमेंट से बिजनेस के रेवेन्यू या यूजर एंगेजमेंट में कितना फायदा हुआ। बाजार की मांग और IT की गति के बीच एक गजब का तालमेल बन गया है। और भविष्य की बात हो और हम AI का जिक्र न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, हम तेजी से AIOps के युग में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह डेवऑप्स ने मैनुअल कामों को ऑटोमेट किया, उसी तरह AIOps अब सिस्टम की समस्याओं की भविष्यवाणी करने और उन्हें खुद ब खुद सुलझाने का काम करेगा। इसे सेल्फ हीलिंग सिस्टम्स कहा जाता है, जहां सिस्टम डाउन होने से पहले ही AI अतिरिक्त सर्वर्स चालू कर देता है। इसके साथ ही DevSecOps का चलन भी मुख्य धारा में आ गया है, जिसे शिफ्ट लेफ्ट सुरक्षा कहते हैं। इसका मतलब है कि सुरक्षा को अब पाइपलाइन के अंत में एक बाधा की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि कोड लिखने के पहले दिन से ही उसे प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है। भविष्य के लिहाज से एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो तेजी से आगे बढ़ रहा है वो है GitOps। इसमें बुनियादी ढांचे को भी कोड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यानी गिट रिपॉजिटरी का उपयोग पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ के रूप में किया जाता है। हाँ, अगर किसी को सर्वर में कोई बदलाव करना है तो वो सीधा सर्वर पे जाके कमांड नहीं चलाएगा, बल्कि वो गिट में कोड बदलेगा और सिस्टम अपने आप उस बदलाव को सर्वर पर लागू कर देगा। इससे सिस्टम की स्थिरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। डेवऑप्स की शुरुआत भले ही ऑटोमेशन, कोडिंग, पाइपलाइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के इर्द गिर्द हुई हो,
लेकिन अंततः यह तकनीक से कहीं ज्यादा मानवीय संचार, सहानुभूति और सहयोग का विज्ञान है। ये उन कॉर्पोरेट साइलोज और दीवारों को तोड़ने के बारे में है जो अलग-अलग टैलेंटेड इंसानों को एक साथ मिलकर एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने से रोकते हैं। एकदम सही। और इसी बात पर मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगा जो इन सभी स्रोत सामग्रियों को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में घूम रहा है। बताइए। डेवऑप्स का मूल उद्देश्य हमेशा से इंसानी टीमों, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के बीच की दीवार को गिराना रहा है ताकि इंसान बेहतर तरीके से संवाद कर सकें। लेकिन जैसे जैसे हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एआई खुद ही बहुत अच्छी क्वालिटी का कोड लिखने लगा है और एआई ऑप्स के जरिए सिस्टम भी खुद ही मैनेज करने लगा है, ये एक बहुत ही झकझोर देने वाली दिशा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य का डेवऑप्स इंसानों के बीच सहयोग का विज्ञान न रहकर अलग अलग स्वतंत्र एआई एजेंट्स के बीच संवाद और फीडबैक लूप स्थापित करने का विज्ञान बन जाएगा? बिल्कुल। क्या हम एक ऐसा भविष्य देखेंगे जहां एक एआई डेवलपर एजेंट दूसरे एआई ऑपरेशंस एजेंट के साथ भ्रम की दीवार जैसी किसी डिजिटल दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इस पूरी इंडस्ट्री के भविष्य को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। डेवऑप्स एक विशाल समुंदर है और आज की ये चर्चा निश्चित रूप से इस विषय को एक नई गहराई के साथ समझने का रास्ता खुलती है। श्रोताओं के लिए ये अपनी खुद की सीखने की यात्रा जारी रखने का एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है।